नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत हो रहा है। अर्थव्यवस्था हो या फिर सैन्य क्षमता, भारत की ताकत लगातार मजबूत हो रही है। और देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी एक नई पहचान बना ली, जिसका असर अब सुपर पावर अमेरिका और चीन को भी दिखने लगा है। जी हां, देखिए कि आईएमएफ हो या फिर ASIA पावर इंडेक्स, दोनों की सूची में भारत ने नए देशों को जो है वो पछाड़ दिया है, कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने सालाना एशिया पावर इंडेक्स जारी किया और इस इंडेक्स के मुताबिक 2019 के बाद पहली बार रूस ने एशिया में अपनी पूरी ताकत में जो है वो सुधार कर लिया, यानी कि एक बार फिर से रशिया उभर करके आया। पीछे की वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच सुनिए कि एशिया में भारत की ताकत भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तेजी के साथ ये बढ़त जो है भारत के अंतर्गत, और ये हम नहीं, ये इंडेक्स बता रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे उनके तरफ से कहे कि फैसले लिए गए, जिसका असर अब इंडेक्स पे देखने को मिला। अमेरिका कभी एशिया में सबसे प्रभावशाली देश हुआ करता था, सबसे प्रभावशाली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में उसकी साख पर गहरा धक्का लगा है। अब ऐसे में देखिए कि एशिया पावर इंडेक्स में सुपर पावर की सूची में अमेरिका और चीन शामिल किया गया है, यानी अमेरिका और चीन को शामिल किया गया, और वहीं मेजर पावर के तौर पर भारत अकेला है। भारत ने इस सूची में शामिल होने के बाद कई देशों को पछाड़ दिया है, और ये भारत के वासियों के लिए बेहतरीन खबर, सुखद खबर है। और रैंकिंग के हिसाब से देखिए कि एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर है, और वहीं दूसरे स्थान पर चीन, तो तीसरे पर भारत है। पाकिस्तान टॉप 10 की सूची से बाहर हो गया है, उसे 16वां स्थान मिला है। और वहीं देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी भारत की बेहतर और बढ़ती अर्थव्यवस्था की जो है वो तारीफ की है। इससे पहले भी आपको याद होगा, IMF ने बता दिया था कि GDP जो दर है वो भारत की क्या कुछ रहने वाली है, चाहे जितना भी टैरिफ क्यों ना लगा लिया जाए, लेकिन भारत को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा उस टैरिफ का। और हुआ भी वही, और ये IMF और बाकी ये जो इंडेक्स आया है, इनके तरफ से यही जानकारी मिल रही है, यही इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है पूरी दुनिया के अंतर्गत। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी चौंका देगी। परेशान तो होंगे ही इंडेक्स आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने इतने फैसले ले लिए, लेकिन मैं भारत को रोक नहीं पाया। अब ऐसे में देखिए IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो एक मजबूत तस्वीर है उसको पेश की है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर है, स्टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, और महंगाई काबू में रहने की उम्मीद भी देखिए की जा रही है। ऐसे में IMF के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा, जो देश के अंदरूनी कारणों से हो रही, यानी देश के अंदर में जो स्थिति होती है उसका असर जो है वो आपको देखने को मिलता है। और यही वजह है कि स्टेबिलिटी है, और यही वजह है कि IMF ने कहा कि स्टेबल एक ग्रोथ जो है वो भारत का दिख रहा है। ये ग्रोथ बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर नहीं करता, अंदरूनी फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इसके बजाय देखिए देश के अंदरूनी कारणों से हो रही बाजार, चाहे उसकी नीति निर्माता है, इसका अनुमान पर बारीकी से नजर जो है वो रखे हुए हैं। ऐसे में देखिए वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का भारत की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर पड़ने वाला असर का ये आंकलन कर रहे हैं। भारत के लिए IMF का ये जो नजरिया है ये काफी अहम है, और खास तौर से ऐसे समय में जब भारतीय सामानों पर अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ की एक दीवार खड़ी कर दी। भारत 50% टैरिफ झेल रहा है, इसमें 25% टैरिफ रूसी तेल आयात करने पर लगाया गया था, पेनल्टी के तौर पर लगाया गया था अमेरिका की तरफ से। IMF का यह कहना कि भारत की ग्रोथ बाहरी फैक्टर पर निर्भर नहीं है, यह साफ दिखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने दम पर खड़ी है, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और उसके सामने टैरिफ की दीवारें खड़ी करना बेकार है, बेमाने है। और इससे देखिए अमेरिका को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
भले ही आज नंबर 1 पर क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद सबसे निचले स्तर पर है अमेरिका। अब तक के इंडेक्स के मुताबिक जो स्कोर आता था वो सबसे निचले स्तर पर है। अभी आपको वो इंडेक्स भी हम दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन से देश कितने स्कोर पर है। ऐसे में देखिए आईएमएफ का जो अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी 6.6% बढ़ेगी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। और इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह ग्रोथ थोड़ा कम हो गया, 6.2% हो जाएगी। ये आंकड़े भारत की आर्थिक बुनियाद पर आईएमएफ के भरोसे को दर्शाते हैं, खास करके तब जब देश के बदलती वैश्विक स्थिति का सामना कर रहा है। और ऐसे में देखिए भारत की अर्थव्यवस्था की यह मजबूत स्थिति कई सालों की नीतियों और सुधारों का परिणाम है। बुनियादी ढांचे में निवेश, डिजिटल क्रांति को लेकर के आना, सरकारी पहलों ने मिलकर के एक ऐसा माहौल तैयार किया जो विकास जो है उसको बढ़ावा देता है। और ऐसे में देखिए आईएमएफ की ये रिपोर्ट इन प्रयासों की सफलता को हाईलाइट भी करती है। अब ऐसे में चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है इंडेक्स यहाँ पर जो है वो सामने आया है। तो इंडेक्स यहाँ पर देखिए कि एशिया पावर इंडेक्स 10 देशों का ये इंडेक्स है। 16वें स्थान पर पाकिस्तान है, ये सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 80.5 अमेरिका सुपर पावर है अभी भी, लेकिन ये इसका सबसे कम स्कोर है, यानी निचले स्तर का स्कोर है अब तक के मुताबिक। अगर हम नंबर 2 पर देखें 73.7 चीन सुपर पावर की कैटेगरी में, और बहुत कम अंतर है। अब देखिए इस बात को, बहुत कम अंतर है इन दोनों के बीच में। कभी भी चीन अमेरिका को पछाड़ सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर और बेहतरीन फैसले ना लिए अपने ईगो को छोड़ करके। तीसरे नंबर पर 40 भारत मेजर पावर, अकेला मेजर पावर है भारत। आप सोच रहे होंगे कि ये स्कोर बहुत कम है। बिल्कुल ये स्कोर कम है, लेकिन यहां तक पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। चुनौती डेफिनेटली है, चुनौती है इसलिए क्योंकि चीन और अमेरिका जैसे सुपर पावर को पछाड़ना है। लेकिन आप देखिए उसके बाद जापान को पछाड़ दिया, रूस को पछाड़ दिया, जिस तरह की अभी फिलहाल भारत की तस्वीर है। और ऐसे में ये एक सुखद खबर है, सबसे अच्छी खबर है, गौरवान्वित कर देने वाली खबर है। चौथे नंबर पर 38.8 जापान। जापान में अच्छे से जो है वो बढ़ता हुआ, यानी कि भारत और जापान दोनों को देखा जाए तो भारत आगे है, जापान उसके पीछे पीछे, लेकिन फिर भी बेहतरी पहले से दिखी है, इंडेक्स यही बता रहा है। अब 5वें नंबर पर 32.1 रूस मिडिल पावर। मिडिल पावर की कैटेगरी में रूस आता है, जापान भी मिडिल पावर, भारत मेजर पावर, अकेला मेजर पावर है। सुपर पावर में अमेरिका और ये आते हैं। अब देखिए छठे नंबर पे 31.8 ऑस्ट्रेलिया मिडिल पावर। 7 नंबर पे जो है 31.5 के साथ दक्षिण कोरिया है मिडिल पावर पर। 8वें नंबर पर है 26.8 सिंगापुर मिडिल पावर पर है। और 9वें नंबर पर देखिए 22.5 के साथ इंडोनेशिया है। और 10वें नंबर पर 20.6 मलेशिया मिडिल पावर के तौर पर है। और ऐसे में समझिए ये सभी मिडिल पावर में काउंट होते हैं, ये सभी मिडिल पावर में काउंट होते हैं। और मेजर पावर का अर्थ आप समझ रहे होंगे, आने वाले जो दिन है उसमें जो है मुश्किलें अमेरिका और चाइना के लिए खड़ी। और यही वजह है कि यहां पर, और ये देखिए ये एक और ग्राफिक्स आपके लिए, एशिया पावर इंडेक्स 2025, अमेरिका और चीन सुपर पावर है, जिसका जिक्र हम कर ही रहे हैं और हम सब जानते हैं। और ऐसे में देखिए मेजर पावर के रूप में सिर्फ भारत है, और इसका मतलब ये होता है कि सुपर पावर बनने की कगार पर है। बाकी देश मिडिल पावर की कैटेगरी में आते हैं, यानी उनको तो इसमें मेजर बनना पड़ेगा। मेजर के बाद आप जो है फिर जाएंगे सुपर पावर की कैटेगरी में। रशिया भी बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल वो उभर रहा है जिस तरह से युद्ध का दौर चल रहा है। पाकिस्तान 10 देशों की सूची में कहीं नहीं आता, पाकिस्तान कहीं नहीं आता। ये बात शहबाज शरीफ और क्या कहें उनके जो फील्ड मार्शल हैं उनको इस बात को समझना होगा, आसिम मुनीर को, कि कहीं नहीं आते आप, कोई काउंट नहीं है आपका। आईएमएफ से आप जाकर के वहां पर फंडिंग की मांग करते हैं, लोन लेने की मांग करते हैं। स्थिति सुधारिए, सुधारिए, जरूरत है। पाकिस्तान 16वां स्थान मिला है पाकिस्तान को यहां पर, तो ये स्थिति है पाकिस्तान की। और बार बार धमकी देता है भारत को, चाहे अफगानिस्तान को, कि हम छोड़ेंगे नहीं। भारत ने देखिए नया मुकाम हासिल किया है, ये नया मुकाम है जिसको भारत ने हासिल किया है। भारत के लिए हम बार बार कह रहे हैं
कि गौरवान्वित करने वाला। पर अब देखिए किन आधार पर मूल्यांकन, मिलिट्री क्षमता और डिफेंस नेटवर्क के आधार पर यह पूरा मूल्यांकन किया जाता है। ये बहुत अहम जानकारी जो है हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि किस आधार पर जो है ये मूल्यांकन किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि कौन सुपर पावर की कैटेगरी में, कौन कितना शक्तिशाली देश है यहां पर। तो मिलिट्री क्षमता और डिफेंस नेटवर्क के जरिए अब देखिए इकोनॉमिक क्षमता और रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट। अब समझिए अगर रिश्ते का जिक्र हो रहा है तो भारत ने कितने अपने बेहतरीन रिश्ते बनाए जिसकी वजह से वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया। अब ऐसे में देखिए डिप्लोमेटिक और कल्चरल का एक असर होता है, तो कल्चर का असर होता है, डिप्लोमेटिक जो आपकी पॉलिसी होती है, स्ट्रैटेजी होती है, उसका असर होता है जिसको आप जियोपॉलिटिक्स में अपनाते हैं। अब ऐसे में देखिए लचीलापन और भविष्य के रिसोर्सेज, लचीलापन भारत में बहुत ज्यादा है। जब जैसी आवश्यकता वैसे बदलाव करने के लिए हमेशा भारत तैयार रहता है। तो ये कई महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर जो है यहाँ पर ये चीजें की जाती हैं और समझिए कि ये मूल्यांकन इन आधारों पर जो है वो यहाँ पर किया जाता है। अब सीधे हम यहाँ से जो है अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं, चर्चा का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बधाई का दौर चला देते हैं, आप सभी को भी बधाई, और मुझे लग रहा है पूरे भारतवासियों को जो है वो बधाई कि एक बेहतरीन तस्वीर जो है इस इंडेक्स के जरिए निकल करके सामने आई है। सबसे पहले यहां पर कर्नल शिवदान जी आपसे इस बात को कि इसे हम किस तरह से देखें, अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, अपनी बढ़ती हुई साख, और इसे दुनिया किस नजर से देख रही है? देखिए, जो आपने पैमाना बताया है कि मिलिट्री क्षमता जो हमारी है वो सबसे बड़ा पैमाना आपने बताया है इस उभरती तस्वीर के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने जितनी तरक्की अपने डिफेंस सेक्टर में की है इतना विश्व में किसी शक्ति ने नहीं की होगी। आपको याद होगा 1962 में किस प्रकार से हम चीन के सामने परास्त हुए थे और हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा हो गया था। उसके बाद जो भारतीय सेना ने जो अपने स्तर को सुधारा है और भारतीयता की जो भावना हमारे अंदर भरी हुई है हर सैनिक के अंदर, उसके द्वारा आज हम विश्व के आर्थिक के साथ साथ सैनिक महाशक्ति बन चुके हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सैनिक में जितनी देशभक्ति की भावना होती है और भारतीयता की भावना होती है, किसी विश्व किसी सेना में नहीं हो सकती है। इसके साथ ही हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारा R&D जिसको बोलते हैं, उसने हमारी पूरी सहायता की है हमें इस एक सैनिक महाशक्ति बनाने में। और इसके कारण हमने जहां पाकिस्तान को करारी हाथ दी है, इसके साथ साथ हमने चीन को भी उसका स्थान दिखा दिया है जो अपने को एक सैनिक महाशक्ति के रूप में गिनवाता है विश्व में जी। तो इस प्रकार भारत ने अपने आप को चारों तरफ से सिक्योर किया है और चारों तरफ से हम मजबूत स्थिति में हैं। इसलिए हमारी जो मजबूत स्थिति है उसको पूरे विश्व में पहचान लिया है कि किस प्रकार हमने चीन को जवाब दिया है उसकी भाषा में जी। तो इसलिए इसको देखते हुए मैं अपनी सेना और अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर गर्व करता हूं और मुझे फीलिंग है कि केवल हमारी भारतीयता की भावना कारण और देशभक्ति की भावना कारण आज हम महाशक्ति बन पाए हैं जी। कर्नल संजीव जी आपका रुख करते हुए रिएक्शन सबसे पहले हम चाहेंगे इस इंडेक्स पर। नमस्कार सभी मेहमानों को और बहुत बहुत बधाई आज की रिपोर्ट के कारण जी। एक्चुअली ये देखिएगा आप, ये रिपोर्ट तो एक्सपेक्टेड है और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आगे आएंगे जो हमें इस मुकाम को, इस फीलिंग को बार बार दोहराने पर मजबूर करेंगे। हम भारतीयों के साथ जो पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, जिस हिसाब से रेवेन्यू आना शुरू हुआ है, जिस हिसाब से टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं, कहने का मेरा मतलब है कि इन सब सुधारों के साथ हमारा जो इनकम का सोर्स है विद इन कंट्री वो बढ़ा है। उसके साथ साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में हमने बहुत सारे ऐसे सुधार किए हैं कि जिससे हमारा जो पहले से अर्निंग था उसके मुकाबले बेहतर हुई है। इसके साथ साथ हमारा जो इंपोर्ट जो हमारा होता था, जो अंधाधुंध इंपोर्ट था, उसकी बहुत सारा ऑडिट हुआ है।
उसके कारण हमारे इंपोर्ट वो वहां तक सीमित हुए हैं कि जो हमारे जरूरी है, या ट्रेड बैलेंस जो हमारे देश दूसरे देशों के साथ करते हैं उस पर जोर दिया गया है। अभी जो हमारी स्थिति है, जो 6.4 अभी अभी देखिए पहली तिमाही की रिपोर्ट आई है, 6.4 6.6 नहीं 7.8 हमारी एक्चुअल हुई है ग्रोथ। देखिए अभी हम जो आईएमएफ ने जो प्रोजेक्ट किया है 6.64 6.2 अगले साल में फिस्कल ईयर्स में, हम समझते हैं कि ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और जो आई एम श्योर कि जो 6.2 आज की डेट में वो देख रहे हैं बेस्ड ऑन टुडेज पैरामीटर्स, आई एम श्योर दिस विल इंप्रूव। डिफेंस की बात जहां तक है मैम, देखिए डिफेंस में हम लोग कहीं नहीं थे, हम हमारा पूरा पूरा ऑलमोस्ट 90% हम लोग डिपेंड करते थे पूरा इंपोर्ट के ऊपर। आज की डेट में हम डिफेंस में हमारा पिछले दो कोविड के बाद से अगर हम बात करें, कंपेयर करें, बहुत पीछे ना जाएं, तो 310% का हमारा इजाफा हुआ है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में। और ये संभव हुआ है कि हम अपनी चीजें अपने आप बना रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद कर रही है, और ऑप्टिमल कॉस्ट फैक्टर्स में लाने के बावजूद दुनिया उसके आगे आ रही है, और हमारे आइटम्स को, हमारे इक्विपमेंट को, हमारे क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को वो अपने यहाँ पे लेना चाहती है। चाहे दक्षिण अमेरिका ले लीजिए, लैटिन अमेरिका कंट्री ले लीजिए, साउथ ईस्ट कंट्री ले लीजिए, सभी के सभी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब आता हूं मैं इकोनॉमिक फैक्टर मैम। इकोनॉमिक फैक्टर के जितने सुधार हुए हैं हमारे यहाँ पे, ये सब सुधार हमको लेके जाने वाले हैं एक बहुत अच्छे भविष्य की तरफ। हम मेजर कंट्रीज में आ चुके हैं, यानी हम सुपर पावर से एक दहलीज पर हम खड़े हुए हैं, दस्तक हम देने वाले हैं। यही कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता कि हम उस इलीट क्लास के अंदर आके उनको इकोनॉमिक थ्रेट पोज करें। कारण यह है कि अमेरिका भारत को डी डॉलराइजेशन का एक नेता पाता है, उनको लगता है कि इंडिया इसको स्पीयरहेड कर रहा है। और ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट उसमें डालूंगा, ब्रिक्स में वो सभी कंट्रीज है जिनको अमेरिका अपना इकोनॉमिक मेजर पावर के लिए थ्रेट पाता है। और सारी अमेरिका की कहानी जो चल रही है पिछले 80 सालों से, ये डॉलराइजेशन की मजबूती, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है डॉलर्स का। अब यहां पर चूंकि कंट्रीज और इंडिया ने भी एक नया अपना वर्ल्ड को एक विजन दिया है कि व्हाई डोंट वी वर्क इन आवर ओन करेंसीज। अभी जितना हमने ऑयल आयात किया है रशिया से पिछले 2-3 सालों में, खासकर जब से यूक्रेन का हमारा कॉन्फ्लिक्ट चला, इनका रशिया और ये कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, हमने रुपीस, रूबल और इवन चाइनीज करेंसी का भी यूज किया है, क्योंकि चाइनीज करेंसी रूस को मदद करती है। तो अपने मित्र कंट्री को करने के लिए हमने सब चीजें करने के बावजूद, हम डिटेल्स में भी बात करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि हमारे सारे मेहमान जो है इस पर रिएक्शंस अपने जो है वो दे दे। हम चाहेंगे कर्नल कुणाल जी, एक्सपेक्टेड था जिस तरह से कर्नल संजीत जी ने कहा कि चीजें तो एक्सपेक्टेड थी, यही होना था और यही हुआ। यस, इंडिया काफी बड़े हैं लेकिन चाइना से काफी पीछे है। इसका कुछ पावर आपने बताया है, ये रिसोर्सेस, तो ये डिफेंस फोर्स, इसका नेटवर्क प्लस 2.8 है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस प्लस 0.5 है, इकोनॉमिक पावर में वो 2.2 है, और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में वो 1.0 है। और सबसे अच्छा पॉइंट है जो कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो क्या हमने सॉफ्ट पावर के मुताबिक देख सकते हैं, वो 2.8 बड़ा है। लाइक हिंदी मूवीज, रामायण महाभारत का कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड द रिलीजियस पावर, ये हमें बढ़ाया है 2.8। एंड टूरिज्म इज इंप्रूविंग इन इंडिया ट्रिमेंडसली। लेकिन 3 चीज में मैं ये रिपोर्ट देख रहा था, 3 चीज में इंडिया का कुछ कमी आया है। जो फ्यूचर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वो थोड़ा -0.9 है, एंड रिजिलियंस में भी -1.0 है, एंड डिफेंस नेटवर्क में थोड़ा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे बताया है। डिफेंस नेटवर्क में बोल रहा है -2.6 इन स्पाइट ऑफ इजराइल, हमास, रशिया, यूक्रेन, Taliban in Afghanistan, South China Sea, and anti-junta protest in Myanmar and Bangladesh. इसी सभी जगह में इंडिया का इन्फ्लुएंस इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बोला है इंडियन डिफेंस नेटवर्क इज -2.6, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। Yes, आपके हिसाब से I am कर्नल कुणाल जी, sure, मतलब कितना होना चाहिए, हो सकता था या हो
नहीं, ये इस जगह में इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये दिखा रहा है जे इजराइल का हमास में जो लड़ाई चल रहा है उसमें इंडिया इज नॉट एनफोर्सिंग इट्स फुल पावर, और रशिया यूक्रेन में भी इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है। सो दैट इज व्हाई इंडिया इज बोथ सपोर्टिंग यूक्रेन एंड रशिया। डिप्लोमेटिक नेटवर्क में वो इम्प्रूव हुआ, लेकिन मिलिटरी इन्फ्लुएंस में वो थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज वी आर नॉट मिलिटरीली सपोर्टिंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। सो दैट इज व्हाई डिफेंस नेटवर्क में वो थोड़ा कम सा हुआ वहां है। पर कम हुआ है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मेजर इसमें होने का, मेजर पावर में होने का मतलब क्या है, क्योंकि अकेला सिंगल मेजर पावर में भारत। हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि यह रिपोर्ट भारत के प्रति थोड़ा अच्छा रिपोर्ट देती है। मैं शब्द थोड़े का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, मैं भी सोच रही थी पूछूं, क्योंकि आपने थोड़ा क्यों कहा? हाँ, मैं जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल किया, थोड़ा भारत के प्रति थोड़ा पॉजिटिव रिपोर्ट देती है। असल में जितनी रिपोर्ट ये बताती है भारत ने प्रगति की है, हम उससे कहीं ज्यादा प्रगति किए हैं पिछले कुछ सालों में। तो ये रिपोर्ट अगर भारत की उन्नति को बताती है, असल में इस रिपोर्ट को भारत की बहुत ज्यादा उन्नति को बताना चाहिए था। भारत की जो जीडीपी है, देखिए एक शब्द है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, यानी एक देश जब एक महाशक्ति बनने लगता है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फौज की ताकत को ही कंपेयर किया जाए। उस देश के शक्ति के पीछे काफी सारे फैक्टर होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो कि भारत के फेवर में है, वो है हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे देश में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग जो हैं वो युवा हैं, यानी 15 साल से उनकी उम्र ज्यादा है। तो आने वाले समय में वो देश की प्रगति की तरफ अपना योगदान देने वाले हैं। और हमारे देश में 60 साल से ज्यादा के जो लोग हैं, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो काफी दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। आमतौर पर क्या होता है कि 60 साल के बाद ये माना जाता है कि वह देश की प्रगति में योगदान देना बंद कर देता है। कुछ देशों में तो 60 साल के बाद उनको देश पर बोझ ही समझ लेते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि 60 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है, प्रतिशत के हिसाब से उनकी संख्या कम है। अब भारत की दूसरी जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, हमारे युवा जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, उद्यमी हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं। जहां तक आप देखिए, हमारे आईआईटीज, हमारे आईआईएम, हमारे मेडिकल कॉलेजेस वो वर्ल्ड क्लास हैं। दुनिया में आप किसी भी देश में चले जाइए, आपको वहां के सीईओज या टॉप एचलॉन पर भारतीय मिलेंगे, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एक फैक्ट्री हो, या सबसे बड़ी बात है, और अब तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी। तो हमारे जो युवा हैं उनकी जो प्रतिभा है उसको दुनिया आस्ते आस्ते पहचान रही है। तो ये हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं फौजी ताकत की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पहले मेरे चारों मित्रों ने फौजी ताकत के बारे में बात कर दीजिए। देखिए, भारत की जो हमारी आंतरिक क्रय शक्ति है वो इतनी ज्यादा है कि हमको दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ता। आज कुछ देश ऐसे हैं, वो समझिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ किसी तरह से 6 लाख या 60 लाख कोको कोला बिक्री हो जाए। भारत में हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। हमारे यहाँ पर अगर हम कोको कोला या उस जैसा एक ड्रिंक बनाते हैं और हमारी पॉपुलेशन का अगर 1% भी आज उसको पी लेता है, तो आज एक दिन में ही 1,40,000 कोल्ड ड्रिंक की बिक्री हो जाती है। मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, क्रय शक्ति हमारी इतनी ज्यादा है कि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है। यहां से मैं माइग्रेट करता हूं टैरिफ पर। क्यों अमेरिका का जो टैरिफ का धमकी है वो भारत पे काम नहीं कर रहा? क्योंकि भारत को दूसरे देशों को इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं करती है। आज हम जो भारत में बनाते हैं
उसका भारत के अंदर ही जो कंजम्पशन होता है वो इतनी बड़ी मात्रा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना देता हूँ। एक टीवी सेट, एक बढ़िया टीवी सेट अगर हम भारत में बना लेते हैं आज, तो वो तुरंत उस सेट का जो वो पर्टिकुलर मॉडल है, 10 लाख मॉडल तो अगले 3 महीने में बिक्री हो जाते हैं भारत के अंदर। और अगले 1 साल में जब तक वो फैक्ट्री अगले मॉडल तक जाती है, हम 50 लाख मॉडल उसी मॉडल को बेच देते हैं जी। यानी हम वही जो स्वदेशी मंत्र यूरोप के देश और अमेरिका समझ नहीं रहा जी, है। जो स्वदेशी का मंत्र अभी फूंका गया है पीएम की तरफ से, वो ऐसे ही नहीं है और उसी का असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं संजीव जी के पास जाऊंगी, फिर मैं बाकियों से मतलब पूरे डिटेल्स में जो है इसको लेकर के हम बातचीत का दौर जो है वो चलाएंगे। संजीव सर, आपके पास, क्या आपको भी लग रहा है ये थोड़ा आंकलन किया गया है, और भी ज्यादा आंकलन की जरूरत थी, और क्या इस इंडेक्स से हमने अपने दुश्मनों का बढ़ा लिया है? यहाँ पर मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने दिखाया अपने ब्रह्मोस का कमाल, जो हमने S-400 का कमाल दिखाया, हमने देखा अमेरिका किस तरह से तिलमिला गया, तो उसके बाद क्या और स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि अमेरिका तो घट गया। देखिए किरण जी, ये जो आकलन है ये एक सकारात्मक आकलन है, भारत के लिए बहुत ही शुभ खबर है। और मैं भी आपकी तरह से और हमारे अन्य जो डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं उनकी तरह से मैं सभी को बधाई भी दूंगा कि ये एक हम जो विकसित भारत को बनाने का जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं उसमें प्रगति हो रही है। ये रिपोर्ट इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। और ये जो विकसित भारत को बनाने का हमारा जो विजन है 2047 को तक हम जाहिर है कि वो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उस दिशा में हमें आगे बढ़ने के लिए इस तरीके की जो सकारात्मक रिपोर्ट्स हैं जो आने वाले समय में भी आएंगी, जैसे जैसे और भी आगे प्रगति होगी, और ये रिपोर्ट हर वर्ष आती है तो उसमें हम लगातार प्रगति ही देखने जा रहे हैं। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूँगा कि ये शुभ खबर अवश्य है, अच्छी खबर अवश्य है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है और हमें बड़े ऊंचे मुकाम हासिल करने हैं। और ये जो कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करने का जो हमारा एक विजन है उसको पूरा करने की ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। मैं इसमें ये कहूँगा, आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से किरण जी मैं कहना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, इसमें विपक्ष भी शामिल है, इसमें भारत का प्रत्येक नागरिक अपना कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं करेगा और इस विजन को सभी आत्मसात जब तक नहीं करेंगे कि हमें एक विकसित भारत बनाना है, हमें एक डेवलप्ड इंडिया खड़ा करना है, और इस विजन को साकार करने का जब तक विजन हम लेकर के नहीं चलेंगे तब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तो ये रिपोर्ट अच्छी है, अवश्य अच्छी है, लेकिन जो हमारे जो लक्ष्य हैं वो बहुत ही बड़े हैं, विशाल हैं, और उसको हमको हासिल करने के लिए बढ़ने के लिए प्रेरित करने जा रही है, इस बात स्पष्ट है। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि सभी से ये कंपैरिजन भी हो रहा है, तो देखिए भारत की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, और भारत जाहिर है कि बहुत ही चैलेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। एक तरफ जहां विस्तारवादी चाइना है, वहीं दूसरी तरफ एक आतंक परस्त राष्ट्र पाकिस्तान है। मिडिल ईस्ट रीजन में जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है वहां पर भी अस्थिरता की स्थितियां बनी रहती हैं, और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जिस तरीके की साजिशें रहती हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत को लिए ये बेहद आवश्यक है कि भारत अपनी जो डिफेंस पॉस्चर को, अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपनी कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को लगातार तेज गति से विकसित करे। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि विकसित भारत को बनाने का जो विजन है वो वो सिर्फ एक मात्र विजन ही नहीं है, बल्कि एक हमारी रणनीतिक आवश्यकता है, वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। अगर और दूसरी बात किरण जी, देखिए आज का जो नया भारत है उससे विश्व को बड़ी अपेक्षा है, पूरा विश्व आज भारत से एक बड़ी अपेक्षा के साथ देख रहा है। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इसी से जुड़ी एक बात आपसे, क्योंकि कर्नल कुणाल जी ने पूरा उसका जो एक ब्रेकअप जो है वो दिया कि कहां कहां कितने पॉइंट्स मिले, कितना स्कोर जो है वो मिला। ऐसे में उन्होंने मिलिट्री को लेकर के ये कहा कि थोड़ा वहां पर जो है कम आंका गया है, अगर मैं सही से समझ पाई, कुछ गलत होगा कर्नल कुणाल जी टेक्निकल वे में तो आप सही कर दीजिएगा। तो ऐसे में संजीव जी, क्योंकि हमने ना रशिया का साथ दिया, हमने ना यूक्रेन का दिया, इससे पहले के युद्ध में भी हम किसी के साथ नहीं, हमने सिर्फ शांति की बात की, दोनों को समझाने की कोशिश की। ये रिश्तों को भी क्योंकि आंकलन में जो है वो जोड़ा जाता है कि आपने अपने पड़ोसी देश, आपने बाकी देशों के साथ रिश्ते कैसे बेहतर बनाए, तो ये पॉजिटिव गया या नेगेटिव गया, और वो नंबर्स पे भी बताइएगा संजीव जी।
देखिए बिल्कुल ये पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि मैं अपनी बात को मैं आगे अपनी लास्ट पॉइंट से बढ़ाना जी चाहूंगा जी कि जी। आज का जो ये विश्व है उससे उसको भारत से बड़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वर्तमान समय में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, एक नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र भी है। और आज का ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, वो अपनी विदेश नीति में, अपनी रक्षा नीति में, अपने आर्थिक नीतियों में प्रोएक्टिव बिहेवियर करता है। और हम जो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करते हैं, हम वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना के साथ कार्य करते हैं। आज का ये जो नया भारत है वो पेरीफेरी पर बैठ करके घटनाओं को देखने में विश्वास नहीं करता, बल्कि हम उसमें अपना कंस्ट्रक्टिव जो योगदान करते हैं ताकि उन घटनाओं को हम कंस्ट्रक्टिवली शेप कर सके। इंडो पैसिफिक रीजन में आज भारत एक नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे जाना जाता है। मिडिल ईस्ट रीजन में जो हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी का पार्ट है, वहां पर भी भारत का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। जैसे आप देखिए I2U2 का इनिशिएटिव है, इंडिया जिसमें अमेरिका, इजराइल और यूएई शामिल हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव है, जिसको कि G20 के शिखर सम्मेलन 2023 का जो भारत में हुआ था उस समय इनॉग्रेट किया गया था। और अब तो राष्ट्रपति ट्रंप उसे अमेरिका तक ले जाना चाहते हैं सी केबल्स के माध्यम से, ये जो कनेक्टिविटी है। और भारत का चाहे आतंकवाद के मुद्दे पर देख लीजिए तो आज का नया भारत है जो आतंकवाद के ऊपर एक लीडरशिप का रोल रखता है। आज का जो नया भारत है आतंकवाद की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ हम कार्य करते हैं। और आतंकवाद के विषय पर भी हम लीडर बन करके उभरे हैं। वातावरण परिवर्तन का संकट का अगर देख लीजिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब फिर से एक बार पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ गए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो आज भारत एक लीडरशिप पोजीशन में है। और क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस है उसको बचाने के लिए भी, उसको डील करने के लिए भी भारत लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है। ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के जो विषय हैं उसमें भी भारत एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन हो या पूरे विश्व में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में भारत का जो योगदान है वो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि किरण जी देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में आपके दर्शकों के लिए, जैसे कि मैं आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूं कि इंडो पैसिफिक रीजन 21वीं सदी में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मोस्ट हैपनिंग, मोस्ट डायनामिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। 7% की आबादी लगभग यहाँ रहती है और अपार संसाधन है, लेकिन यहाँ पर खतरे भी बढ़ रहे हैं। चाइना का जो विस्तारवाद है वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना करके साउथ चाइना सी पर इनका अधिकार का दावा करके ताइवान को खतरे में डाल करके, तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत सबसे महत्वपूर्ण एक स्ट्रेटेजिक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है और वहां के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में भारत की भूमिका चाइना के पड़ोसी होने के नाते और एक महाशक्ति होने के नाते बहुत बड़ी है। तो भारत की अपेक्षाएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं, उसको उन अपेक्षाओं को यदि हमें पूरा करना है तो हमें अपने विकसित भारत को बनाने का जो लक्ष्य है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करने का जो लक्ष्य है, उसको हमें तेज गति से आगे बढ़ाना हुआ है। कर्नल कुणाल जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? एक अंत में एक सवाल के जवाब में जो लास्ट पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कहना चाहता हूं। इसी वजह से मैं हमेशा से कहता हूं, मैंने इस बारे में लिखा भी है कि विकसित भारत को बनाने की जो ये जिम्मेदारी है वो सिर्फ हमारे राष्ट्र के लोगों के प्रति ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये वैश्विक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि विश्व को जो अपेक्षाएं जो विश्व की हैं वो तभी पूरा कर पाएंगे कि जब हम विकसित भारत को बनाएंगे और अपने राष्ट्र को भी हम सशक्त और मजबूत बनाएंगे, प्रॉस्परस बनाएंगे, और पूरे विश्व में भी जो अपेक्षाएं हैं उसको भी तभी पूरा कर पाएंगे जब हम विकसित भारत बनेंगे। जी कर्नल कुणाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए, फिर मैं जा रही हूँ कर्नल संजीव जी आपके पास आती हूँ। There are 131 indicators and 4 thematic measures. मैं पैनल को मैं बताना चाहता हूं, there are 2 points. One is military capability. वो +2.8 है, लेकिन डिफेंस नेटवर्क में वो -2.6 है। सो ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री कैपेबिलिटी मींस व्हाट इंडिया कैन डू, एंड मिलिट्री नेटवर्क मतलब हमने कहीं कोई अस्त्र नहीं भेजा है, हमने टैंक नहीं भेजा, मिसाइल नहीं भेजा हमास को या इजराइल को, हमने कोई ड्रोन नहीं भेजा तालिबान को। ये तो कर्नल कुणाल जी यही वजह है कि अमेरिका के नंबर्स जो है वो गिर गए। These are the two contradictory things. यहाँ पे डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बड़ा है इंडिया का, 0.5 बड़ा है। दैट मीन्स इंडिया इज नाउ इम्पार्शियली मैनेजिंग यूक्रेन एंड रशिया।
बट डिफेंस नेटवर्क में उसका नंबर कम हो रहा है। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स है, कॉम्प्लीमेंट्री, बट मतलब बोथ एक चीज दोनों बढ़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट एक चीज करता है कम, भारत को, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं चीजें यहाँ पर। एक चीज जी बढ़ेगा बिल्कुल, तो दूसरा थोड़ा कम कम होएगा। होगा। जी कर्नल शिवदान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, मैं आ रही हूँ कर्नल संजीत जी आपके देखिए, पास। कर्नल कुणाल की बात से मैं सहमत हूं, हम्म, क्योंकि भारत की शुरू से पॉलिसी रही है नॉन अलाइन की। इसलिए भारत किसी भी देश के साथ रक्षात्मक इस तरह के समझौते नहीं कर रहा है जिसमें एक दूसरे के प्रति सेना का आदान प्रदान हो या रक्षा की कुछ जिम्मेदारियां, जैसे अभी नेटो संगठन है, इसमें नेटो संगठन में ये इस तरह का प्रोविजन है कि दूसरे देश के सैनिक आकर के वो करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, या इस तरह का प्रोविजन है। इसलिए हमारा सैनिक जो हमारा इंटरेक्शन है वो केवल एक्सपोर्ट तक ही सीमित है। हमने किसी के साथ कोई रक्षा संधि साइन नहीं किए विश्व में। इसलिए हम लोग इस वजह से हम लोग पूरे विश्व में इस चक्कर उससे बाहर हैं, और इसमें इसलिए हमारा माइनस में हमारा जो दिया हुआ है स्टेटस के हमारा रक्षा संधि में रक्षा के उसमें संबंधों में हमारा माइनस में, तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। हमारी पॉलिसी नॉन अलाइन रही है, हम किसी के साथ इस तरह का समझौता कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमने ना यूक्रेन के साथ कोई इस तरह का किया है, ना रूस के साथ किया है, और ना किसी और इवन इजराइल और ईरान के दौरान भी हमने कोई इस तरह का वो नहीं किया है कि हम इजराइल के साथ नहीं, ईरान के हाल साथ फिलहाल हैं। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान भी देख लीजिए, हमने अफगानिस्तान का भी साथ नहीं दिया, हम रिश्ते बेहतर बना रहे हैं, लेकिन युद्ध वाली स्थिति में हमारा साथ फिर भी नहीं है वहां पर, और ये हमारी पॉलिसी है, गुड बुक्स में हम है। कर्नल शिवदान जी आती हूँ आपके पास। कर्नल संजीत जी, ये गुड बुक्स वाली बात जो है, लेकिन अब चैलेंज है, क्योंकि 40 से 73 तक पहुंचना, चाइना तक पहुंचना, और चाइना वो जिसकी खबर कल ही हमने देखी और हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और बाकी हमारे एरियाज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति वो ऑलवेज क्रिएट करता है। अब ऐसे में ये कितने बड़े चैलेंज और कैसे इसको देखा जाए, और चाइना के आने वाले दिनों में एक मुश्किलें पैदा नहीं करेगा अगर वो और ज्यादा अमेरिका से भी ऊपर हो जाए? अमेरिका तो एटलीस्ट चीजें दिखती हैं, चाइना की चीजें तो दिखती भी नहीं है कि कब दुश्मनी कर जाए वो। कर्नल जल्दी खत्म होगी। जी 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 कैन यू हियर मी मैम? यस। ओके, देखिए, चाइना के साथ हमारे जो इश्यूज हैं, जो रिलेशंस हैं, ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होने की उम्मीद नहीं है। चाइना एक एक्सपेनिस्ट कंट्री है, और अपनी उस पॉलिसी में वो हमको भी, जैसे अमेरिका हमको इकोनॉमिक थ्रेट पाता है, चाइना भी हमको, भारत को एक इकोनॉमिक थ्रेट के रूप में देखता है। उसका नीचे से पूरा हिंद महासागर से जो जाता है, पूरा उसका व्यापार होता है, यही उसके ऑप्शंस को तलाश रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान में सी पैक और ग्वादर वगैरह के ऑप्शंस को तलाशता रहता है। बात आती है कि चाइना के छोड़ के अगर हम बात करें, मैं संजीव जो श्रीवास्तव जी हैं उनकी बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगा। जो हम देखिए, कोई भी देश अपने पैरों पर मजबूत से तब खड़ा हो सकता है जब वो इकोनॉमिकली एक बहुत मजबूत स्थिति में हो। आपको भी मालूम होगा, हमारे सारे पैनलिस्ट इस बात से जानकारी रखते होंगे। देखिए, गुप्त जो हमारे पास एविडेंस है या जितना हम जानते हैं, गुप्त डायनेस्टी से लेके जब भारत पूरी अर्थव्यवस्था में तकरीबन 1/4 से लेके 1/3 तक का इकोनॉमिक में, जीडीपी में अपना हिस्सा रखता था। बीच में जो भी हुआ हजारों साल की बात है, लेकिन आज की बात यह है कि हम अपने को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना चाहते हैं। इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने में हम किस किस के आंखों के कांटे बनेंगे, जिन लोगों को हम थ्रेट करेंगे इकोनॉमिकली। हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ना है अपने जो फ्लैंक्स है, फ्लैंक को सिक्योर करते हुए। व्हाट आई मीन बाय फ्लैंक्स? फ्लैंक्स का मतलब यह है मैम, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे देश होंगे जिनके व्यापार पे हमारे कारण फर्क पड़ेगा, जिनके डिफेंस पे हमारे कारण फर्क पड़ेगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूं मैम। हम आज जो ये रिपोर्ट आई है, इसके आधार पे हम तीसरे नंबर पर प्लेस किए गए हैं एज ए मेजर पावर। देखिए, हमारे कारण एक मेजर थ्रेट जो यूएस फील कर रहा है, दो तरीके से फील कर रहा है। वन इज द एनर्जी सेक्टर, और दूसरा है डिफेंस सेक्टर। हालांकि डिफेंस सेक्टर हमारा उनके कंपेयर में काफी छोटा है, लेकिन एक चीज बताइए, एक ही मिसाइल अगर हम कोई देश हमसे लेता है और वही मिसाइल अमेरिका से लेता है, अमेरिका उस मिसाइल को सपोज करो $100 में ऑफर करता है, और हम उस मिसाइल को $50 या $55 में ऑफर करते हैं, तो मैम कंट्री क्यों दूर जाएंगे? हर कंट्री को अपनी इकोनॉमी को वर्कआउट करना पड़ता है, अपने पे आउट पे इन को वर्कआउट करना पड़ता है। तो आज अमेरिका ये देखता है कि भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा फ्यूचर में आकर, क्योंकि अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग मिल मात्र है।
उसके पास जो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है उसके हथियारों को बेचकर है, उसकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। और आज यही कारण है कि जब अमेरिका तिल मिलाता है, जब हम उसके F-35 को एक तरह से थम्स डाउन देते हैं, तो अमेरिका तिल मिलाता इसलिए नहीं है कि हम 35 नहीं ले रहे हैं। अमेरिका इसलिए तिल मिलाता है कि भारत उससे टेक्नोलॉजी चाहता है। भारत ये नहीं चाहता कि कल अगर मुझे F-35 का यूज करना पड़े तो मुझे OTP आपसे मांगना पड़े। वो हमको वो चीज देने के लिए तैयार नहीं है। सारा कॉपीराइट अपने पास रखना चाहता है और हमको सिर्फ एक कमोडिटी देना चाहता है। उस कमोडिटी के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हमको एक खुद मुख्तार कंट्री होने के कारण अपनी चीजों पर फैसले लेने पड़ेंगे, तो हम आपसे पूरी टेक्नोलॉजी चाहेंगे। अगर हम आपको पे कर रहे हैं, आप हमसे ज्यादा लीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी हम जरूर लेंगे। यही कारण है कि अमेरिका बात बात पे हमसे बिखर जाता है। दूसरा कारण, रशिया के साथ उन्होंने जो हमारे ऑयल इंपोर्ट पे इतने बड़े सैंक्शंस लगाए, देखिए रिपोर्ट खुद कहती है कि भारत 50% सैंक्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत ये भी मेंटली टेरिड है, जितनी भी हम फील कर रहे हैं अपनी स्टडी के दौरान, हम ये भारत पर अगर एक्स्ट्रा टैरिफ भी आएंगे, भारत उसको भी प्रिवेल करेगा। इसका सबसे बड़ा जीता जागरा उदाहरण हमारे पास से मिलता है। 1998 में हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट अपने हाइड्रोजन जो डिवाइस टेस्टिंग की थी, उसके बाद हमारे तकरीबन मैम आप कुल मिलाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तकरीबन 30,000 कंपनीज पर सैंक्शन आई थी, 30,000 पर। तो इन सब चीजों जब हमने इनको प्रिवेल किया, तो भारत ने पूरे वर्ल्ड को प्रूव किया है कि आप सैंक्शन लगा सकते हैं, ये आपके हाथ में है, क्योंकि दुनिया आपकी बात भी मानती है। और भारत आज उतनी मेजर सुपर पावर के स्टेटस में नहीं है कि बहुत ज्यादा कंट्री हमारी बात मानते हैं। हमारे मित्र देश है, हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारा उन पर बायलैटरल ट्रेड है, और हम उनको इतना जो सस्ते दामों पर अपनी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कंट्री हमारे साथ एक अच्छे रिलेशन में है। लेकिन अमेरिका आज इसलिए सैंक्शन रखने में इसलिए संभव हो पाता है कि पूरा यूरोप, पूरा नेटो कंट्रीज उसकी बातों को एग्री कर जाता है। ये देश दूर नहीं है। देखिए यूरोप के हालात आप देख लीजिए, यूरोप इकोनॉमिकली स्टेबल होके और डाउन तक की तरफ चल रहा है। नेटो कंट्रीज वही कंट्रीज है मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज है, मैक्सिमम कंट्रीज। आज इकोनॉमिक अगर हम बात करते हैं, भारत को कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो भारत को नेगेटिव या स्टेबल कराता। हर कोई भारत की जो 6.4 प्रोजेक्शंस है, ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और आगे भी जो प्रोजेक्शन रहे हैं वो हमेशा एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से पॉलिसी चल रही है और हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो हब हम बन रहे हैं, इससे चिंता लोगों को हो रही है। तो ये हाँ जी, तो इस सब चीजों को चलते मैन्युफैक्चरिंग और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जो कि हमारे संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे थे, इस पॉपुलेशन को लायबिलिटी ना बना के एसेट के रूप में यूज करना, ये हमारी पॉलिसी में वेल कवर्ड हो चुका है। इसको स्किल्ड बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 साल से हम अमेरिका अपना स्किल्ड मैन पावर दे रहे हैं। वो कभी कुछ लाते हैं, कभी कुछ कंडीशंस करते हैं। एनीवे, अमेरिका की जो पॉलिसीज है उसको ले जा रही हैं थोड़ा 2 कदम पीछे, और वहां का जो डायस्पोरा है वो भी इस बात को पसंद नहीं कर रहा है। और जो वहां की पॉलिसीज है वो बिल्कुल इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, क्या नक्शा, एक नया नक्शा, हो सकता है जल्दबाजी भी मैं कर रही हूँ ये सवाल पूछने में, एक नया नक्शा क्या तैयार हो रहा है यहाँ पर? आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में? और इसी के साथ साथ ये भी कि हम जो पॉपुलेशन को कहते हैं कि एक तरह से नेगेटिव चीजें हैं, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, नहीं होनी चाहिए चीजें, और डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं हम उठा रहे हैं। मतलब हम नकारात्मक चीजों में भी सकारात्मक चीजें खोज ही लेते हैं। किरण जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भारत किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है। भारत अपनी तरक्की खुद ब खुद अपने साथ ही कर रहा है। ये सोचना कि हम अमेरिका के कंपटीशन में है, शायद बहुत वास्तविक नहीं होगी। ये सोचना कि शायद हम चीन को, अब थोड़ी कटु सत्य बोलना चाहता हूँ जी, ये सोचना कि हम चीन को पछाड़ने वाले हैं या पछाड़ देंगे, ये कहीं भी सत्य के आसपास भी नहीं है। अमेरिका अगले 100 साल तक, 200 साल तक भारत से आगे रहेगा। दर्शकों को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, चीन भी अगर जिस रेट पर चीन बढ़ रहा है और भारत उससे ज्यादा द्रुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, फिर भी हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, हम चीन के जीडीपी से आगे जाने में अभी भी करीबन 55 साल लग जाएंगे।
तो हम चीन के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये तो कह हाँ, सकते हैं हम ना क्या कि कर सकते मुश्किल हैं? नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पर नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, चैलेंज है, चुनौती। और कहते हैं कि जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो उसके बाद जो दो लेवल होता है उसको क्रॉस करना टफ हो जाता है। हम इस सिचुएशन को इस तरह से देख सकते हैं। किरण जी, देखिए, गोल अलग अलग होना चाहिए। हमारा गोल क्या चीन को पछाड़ना है? नहीं, हमारा गोल है कि भारत के लोगों का जो रहने का तरीका है, लाइफस्टाइल है, उसको इम्प्रूव करना। चीन, क्योंकि देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, भारत और चीन का व्यापार बहुत बड़ा है। आज की तारीख में $150 बिलियन है। इसमें से $90 बिलियन हम चीन से आयात करते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। चीन को हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? महज करीबन $50 बिलियन। यानी व्यापार में चीन अभी भी हमसे $40 बिलियन आगे है। और एक और चीज, क्योंकि मैं बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूं, हम जो चीन से ये $90 बिलियन का आयात करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है समझना। ऐसा नहीं है कि चीन 90 बिलियन हमें एक्सपोर्ट करता है। भारत के लोग, हमारे व्यापारी जाके चीन से खरीद के लाते हैं। यानी चीन ना सिर्फ हमको ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वरन भारत के लोग चीन का सामान खरीदना चाहते हैं। आज आप भारत में बने हुए किसी भी टेलीविजन सेट को देख लीजिए, एयर कंडीशनर को देख लीजिए, फ्रिज को देख लीजिए, भारत में बने हुए किसी भी कार को देख लीजिए, जब आप उसके कंपोनेंट लेवल पे जाएंगे, और मैं कह सकता हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में जब आप देख लीजिए, डीआरडी जो बना रही है, हम मेक इन इंडिया के तहत जो हथियार बना रहे हैं, इन सब में चीनी कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये शायद दर्शकों को पता नहीं है, या शायद उनको अच्छा ना लगे सुनने में। तो ऐसा नहीं है कि हम चीज से आयात करते हैं क्योंकि वो सस्ती है, हमारी भी मजबूरी है। मैं डीआरडीओ में था, और हम जैसे डीआरडीओ में था, हमने एक जैमिंग सिस्टम बनाया। टोटल प्रोजेक्ट 370 करोड़ रुपए का था, मेरा जो प्रोजेक्ट था। हाँ। 370 करोड़ में से करीबन 100 करोड़ के जो कंपोनेंट थे वो आयातित थे। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो 100 करोड़ के कंपोनेंट हमने आयात किए, उसमें आधे कंपोनेंट ऐसे थे जो कि मेड इन चाइना थे, लेकिन हम उसको आयात करते हैं सिंगापुर से, हम उसको आयात करते हैं अबू धाबी से। तो लगता है कि वो चीनी कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि उसका जो बिल आया है वो तो सिंगापुर से आया है, उसका जो बिल आया है वो तो अबू धाबी से आया है, लेकिन है चाइनीज कंपोनेंट। और हमारी डिफेंस में, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम बना रहे थे इंडियन आर्मी के लिए था ये प्रोजेक्ट। लेकिन क्योंकि मैं एयरफोर्स ऑफिसर था, वहां पोस्टेड था, तो उसका जो मटेरियल्स मैनेजमेंट था वो मेरे जिम्मेवारी में था जी। तो हम ये समझना पड़ेगा कि हम चीन से जब आयात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनसे सस्ते में आयात करते हैं। कई जगह हमारी टेक्निकल मजबूरी है कि वो कंपोनेंट हम भारत में बना नहीं कर सकते, तो हमें वो आयात करना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत एक मजबूरी हो जाती है। अब शायद हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। जो है बिल्कुल संजीव जी, मैं आप ही के पास आ रहे थे। मैं चाहूंगी कि अमेरिका के सेटबैक पर भी, क्योंकि जो इंडेक्स है उसका जो आंकलन होता है वो अंदरूनी चीजों के ऊपर में होता है, यानी देश के अंदर में क्या चीजें चल रही है उसका दिखा, या ये टैरिफ, ये पीस को लेकर के तमाम जो चीजें की गई हैं जो कि कारगर नहीं हो पाई, इन सब का भी असर दिखा इस इंडेक्स पे। किरण जी, सबसे पहले मैं ये आपके इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं चाइना के संदर्भ में जो भी विमर्श हो रहा था उसके बारे में कहना चाहता हूँ। देखिए, चाइना ने कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही प्रगति की है। चाइना की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है वो तेज गति से विकसित हुई है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, और वो अगर किसी एरिया में जो है कोई डिसीजन लेना है तो उसमें वहाँ के कोई विपक्षी दल वगैरह नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं है, और वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो अगले दिन ही कर देते हैं, और उसमें कोई सवाल निशान खड़ा नहीं कर सकता। और वो जो अथॉरिटेरियन मॉडल है उसने भी जो है एक अपना कहीं ना कहीं, चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो, एक अपना रोल जरूर प्ले किया है, और इसकी वजह से भी चाइना
तेज गति से डिसीजंस ले पाया। लेकिन जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र होते हैं उनके अपने जो प्रोसेसेस होते हैं वो अलग होते हैं, और यही कारण है कि डेमोक्रेसीज अपने निर्माण और विकास में समय लेती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आप डेमोक्रेसी को आप देख लीजिए तो 1776 4 जुलाई को ये आज़ाद हुआ था मुल्क, लेकिन उसने भी अपने निर्माण और विकास में आज जो ये सुपर पावर का जो स्टेटस है, नंबर 1 का स्टेटस, उसको बनाने में बहुत ही लंबी यात्रा उस लोकतांत्रिक राष्ट्र को करनी पड़ी है। बहुत सारे विरोधों का, प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा है, आंतरिक असहमतियां रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उन आंतरिक असहमतियों को व्यक्त करने के अवसर दिए जाते हैं। सभी के साथ एक संवाद स्थापित किया जाता है। चाइना की तरफ से नहीं कि जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनका जो पोलित ब्यूरो जो डिसाइड कर ले, उसके बाद किसी बस्ती को किस तरह से उखाड़ना है और उसके लोगों को किस तरीके से पूरी तरीके से मटिया मेट कर देना है, साइडलाइन कर देना है, ये सिर्फ चाइना में ही हो सकता है, ये भारत में नहीं हो सकता, ये अमेरिका में नहीं हो सकता। इसी वजह से भारत के निर्माण और विकास की चीजें हो जाती हैं। नहीं, डिले होती हैं, हाँ। लेकिन स्थायी होती हैं। जो भी विकास भारत कर रहा है वो एक स्थायित्व का विकास है। चाइना की आज क्रेडिबिलिटी आप देख लीजिए, तो मैं इसी बात पे आना चाहता था कि चाइना जरूर विकास उसने किया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चाइना हमसे इतना आगे निकल गया है कि हम चाइना से आगे नहीं जा सकते। ये ऐसा मैं नहीं मानता। मैं थोड़ा असहमत हूँ जगन्नाथ साहब से यहाँ पे, और मैं इस तरीके के अवश्य आर्टिकल्स इत्यादि भी पढ़ता हूँ, बुक्स वगैरह भी लिखी गई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि 1969-70 में भारत की जो इकोनॉमी है वो चाइना की इकोनॉमी से आगे थी, और वो दिन दूर नहीं है कि वो दिन अवश्य आएगा। भले से ही कई दशक भी लग सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम फिर से चाइना के आगे पहुंचेंगे। और चाइना जाहिर है कि पिछले जो हमारे देश की अपनी जो सरकारों ने गलतियां की, जो रेड टेपिज्म था, लाइसेंस राज था, रिफॉर्म सही समय पे नहीं हुए। चाइना ने हमसे करीब 1979 में रिफॉर्म शुरू किए, हमने 1991 में रिफॉर्म शुरू किए, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट कंट्री है, जो कि कम्युनिस्ट शासन के आधार पर चलता रहा, उसे भी जो रिफॉर्म्स करके अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ा। और जब वो ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट हुआ और अमेरिका ने और जापान ने और यूरोपीय देशों ने, अनेक औद्योगिक राष्ट्रों ने जो अपनी सप्लाई चेन से स्थापित की, तब जाके ये राष्ट्र जो है मैं कर्नल कुणाल जी को भी यहाँ पर लेना चाहूंगी, माफी चाहूंगी इसके लिए संजीव जी, बीच में आपको रोक रही हूँ। कर्नल कुणाल जी ठीक है, आप अपनी एक लाइन पूरी कर लीजिए सर। एक लाइन कहना चाहता हूँ कि हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है, और भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भारतीय कंपनीज हैं, भारतीय जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो जब अपना उसका जब समय आएगा, और हम दिखाते भी हैं, समय समय पर दिखाते हैं, वो चाइना से कहीं कहीं फार बेटर है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कर्नल कुणाल जी, मैं चाहूंगी क्योंकि रशिया पे भी जो है नजर लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा भारत ने अपना परचम तो लहराया है, डेफिनेटली 40 के साथ है, लेकिन इसी के साथ ये भी बताइएगा रशिया को कैसे देखें यहाँ पर, बहुत जल्दी से सर, वक्त थोड़ी कमी है। रशिया का पॉइंट यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, बिकॉज उसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस ज्यादा है, लेकिन उनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस थोड़ा फिगर में कम आया है। ये जो पॉइंट है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, दूसरा पॉइंट जो मैं पहले भी बताया, मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड डिफेंस नेटवर्क, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, मिलिट्री सपोर्ट चाइना ने किया है, पाकिस्तान को प्लेन बेचा है, मिसाइल बेचा है, ड्रोन बेचा है। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगी कर्नल कुणाल जी, वक्त की बहुत कमी है और हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आपको समय नहीं दे पाई, एक बार फिर से माफी मांगती हूँ आपसे।